एवरीवन, दिस इज इंद्र विक्रम। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। आज की वीडियो में डिस्कशन होने वाला है लास्ट चैप्टर के लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस के बारे में। तो आपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक बेस्ड क्वेश्चन कर लिए, सारे शॉर्ट आंसर्स कर लिए, वेरी शॉर्ट आंसर्स कर लिए, और अब बारी है लॉन्ग आंसर की। तो बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं है, लेकिन कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस, कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आया हूं जिनको प्रैक्टिस करेंगे आप। और आपका जो भी आपने वीडियोस देखा है उसमें जो लर्निंग्स हैं आपकी वो और कंसोलिडेट हो जाएंगी। आपने जो कुछ भी सीखा है वो एक बार रिफ्रेश हो जाएगा क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्म में। तो बिना डिले किए चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? डिस्कस द फीचर्स ऑफ लाइफस्टाइल ऑफ द नेटिव पीपल्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका के जो नेटिव लोग थे, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका के जो वहां के एक्चुअल रहवासी थे, ठीक है, उनके जीवन शैली के बारे में आपको बात करनी है। ठीक है, तो द फीचर्स ऑफ द लाइफस्टाइल ऑफ द नेटिव पीपल वेर एज फॉलो। सबसे पहला लिविंग ऑफ द पीपल, वो जीते यानी उनका जीवन बेसिकली था कैसा। ठीक है, तो ग्रुप में रहते थे, दे वर लिविंग इन बैंड्स, मतलब ग्रुप के फॉर्म में रहते थे। ठीक है, गांवों में रहते थे और नदियों के किनारे रहते थे बेसिकली। तो ज्यादातर हमारी जो ओल्ड सिविलाइजेशंस हैं और हम कहते हैं जो हमारी ज्यादातर ओल्ड सेटलमेंट्स हैं, ऑब्वियसली नेचुरली दे वर लिविंग ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर, क्योंकि वो नदियां जो होती थी वो उनको बहुत सारे रिसोर्सेस प्रोवाइड कर देती थी, बहुत सारे संसाधन उपलब्ध कराती थी, पानी भी सफिशिएंट अमाउंट में उपलब्ध रहता था, इसलिए वहां पर उनके किनारों पर रहना जायज बात हो गई। दूसरी चीज डाइट, उनका भोजन क्या होता था। ठीक है, तो खेती तो करते ही थे। ठीक है, क्रॉपिंग इज द कॉमन पैटर्न, कॉमन एक्टिविटी। ठीक है, वो हो गई सही। तो ग्रो क्रॉप्स, फसलें उगाते थे और उतना ही उगाते थे जिससे उनका आसानी से पेट भर जाएगा, भूख शांत हो जाएगी, अननेसेसरी एक्स्ट्रा नहीं चाहिए। ठीक है, सच एज मेज वगैरह उगाते थे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेबल वगैरह उगाते थे। तो बहुत सारे वेजिटेबल्स जो है वो उनको ग्रो करते थे। दे ऑल्सो एट फिश एंड मीट। तो चूंकि रिवर बॉडीज के आसपास रहते थे इसलिए सफिशिएंट अमाउंट में फिशेस अवेलेबल हो जाती थी। इसके अलावा हंटिंग की एक्टिविटीज से उनको जानवरों का मांस वगैरह मिल जाता था। ठीक है, तो हंटिंग भी करते थे, मांस वगैरह भी खाते थे, और ज्यादातर मांस जो है हंटिंग एक्टिविटीज जो है वाइल्ड बफेलोज या बाइसन की करते थे। बाइसन आपने देखा हुआ है कैसा ब्रॉड एंड बल्की सा दिखता है। इकोनॉमी, पीपल बिलीव्ड इन सबसिस्टेंस इकोनॉमी। ठीक है, कि भाई ऐसा है कि खाने के लिए हो जाए, हमारी जो फूड रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी हो जाए। सबसिस्टेंस इकोनॉमी का मतलब यही है कि दे वर जस्ट लुकिंग फॉर देयर फूड रिक्वायरमेंट्स, अपनी भोजन की जरूरतों को पूरी करना है उनको बस। दे यूज्ड टू ग्रो एज मच क्रॉप एज रिक्वायर्ड, उतनी ही फसलें उगानी है, उतनी ही क्रॉप्स आपको ग्रो करनी है जितने से आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए, आपकी बेसिक नीड्स पूरी हो जाए। हम एक्सेस में नहीं चाहते हैं, है ना, जरूरत से ज्यादा नहीं चाहते हैं। लैंड एज अ रिसोर्स, जमीन को एक संसाधन के तौर पर मानते थे, लैंड को एक रिसोर्स के तौर पर मानते थे। दे क्लेम्ड देयर राइट्स ओवर द ओनरशिप ऑफ द लैंड एंड वाज सैटिस्फाइड विद द फूड। ठीक है, जमीन की जो ओनरशिप होती थी, इस ओनरशिप का मतलब ये नहीं होता था कि ये जमीन सिर्फ मुझे बिलोंग करती है, कलेक्टिव ओनरशिप जैसा सिस्टम होता था, यहां पे ध्यान रखिएगा। ठीक है, और जो कुछ भी उनको मिल जाता था खाने के लिए, रहने के लिए, उससे वो सेटिस्फाई होते थे। देयर वाज नो कॉन्फ्लिक्ट विद देम फॉर सिक्योरिंग द राइट्स ओवर द ओनरशिप। ये देखो, यानी कि ओनरशिप को लेकर कभी भी उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होते थे। और बहुत सारी तो ऐसी भी ट्राइब आप देखोगे, साउथ अमेरिका की ट्राइब्स जो हमने पिछले चैप्टर में कवर कर ली, पिछले के पिछले चैप्टर में कवर कर ली, वो तो इतने सीधे साधे लोग थे कि जिस एरिया में रहते थे, मान लीजिए वहां कॉन्फ्लिक्ट कभी अराइज हो गया, खुदा ना खास्ता, तो वो उस क्षेत्र को इसलिए छोड़ देते कि भाई चलो हमको लड़ना नहीं है, आप शांति से यहाँ पे रह लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम दूसरी जगह सेटल हो जाएंगे। मतलब आप समझ रहे हैं कितना डीप फेथ है उनको नेचर के ऊपर। उनको पता है कि ठीक है, प्रकृति हमारे लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था करेगी, हमको क्यों टेंशन लेना, है ना। दूसरी चीज, मतलब अगली चीज, एक्सचेंज ऑफ गिफ्ट्स। सो नेटिव ऑफ अमेरिका यूज्ड टू लिव अ लाइफ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टुगेदरनेस एंड म्यूचुअल फ्रेंडशिप। ये बहुत अच्छी चीज है, टुगेदरनेस आज के डेट में आपको नहीं मिलती है, टुगेदरनेस आपको नहीं मिलती है आजकल, है ना, अकेले ही मरे जा रहे सब। और टुगेदरनेस है भी ना तो मतलब वाली टुगेदरनेस है ना, सेल्फलेस टुगेदरनेस ऐसा नहीं मिलती, नहीं, कम देखने को मिलती, पहले बहुत कॉमन था। तो टुगेदरनेस एंड म्यूचुअल फ्रेंडशिप, तो म्यूचुअल फ्रेंडशिप भी यहाँ पे देखने को मिलेगी। और ये फ्रेंडशिप जो है ना वो सच मायने में वाली फ्रेंडशिप है, ऐसा नहीं कि जबरदस्ती वाली फ्रेंडशिप है, एक दूसरे को जो ग्रोथ कराती है ना वो वाली फ्रेंडशिप है। तो
टुगेदरनेस मिलेगी, प्रिंसिपल ऑफ टुगेदरनेस, म्यूचुअल फ्रेंडशिप मिलेगी। तो कभी कभार अपने संबंधों को एक्नॉलेज करने के लिए, कभी कभार अपने संबंधों में, कभी कभार क्या अक्सर अपने संबंधों में फ्रेशनेस बनाए रखने के लिए एक्सचेंज करते थे, गिफ्ट्स का एक्सचेंज करते थे। ठीक है, सो कभी भी ये खरीदने बेचने वाली एक्टिविटी में ये कभी पड़े ही नहीं कि चल मेरे पास ये है तो खरीदेगा क्या, तेरे पास पैसे हैं क्या। सो देयर वाज नो मनी लाइक थिंग, है ना। किसी भी वस्तु की सेल और परचेस से इनको मतलब नहीं होता था। अब पुराना आदिवासी कल्चर कैसा होता है, पुराना आदिवासी कल्चर जो होता है उसमें द ट्राइबल दे आर मोर क्लोज टू द नेचर। वो जो ट्राइबल्स हैं वो प्रकृति के ज्यादा नजदीक हैं, और प्रकृति के नजदीक होने की वजह से आदान प्रदान जो है उसमें भावनाएं ज्यादा महत्वपूर्ण है, बजाय इसके कि मॉनेटरी एस्पेक्ट रहे। ठीक है, तो मॉनेटरी एस्पेक्ट यहाँ पे कम रहता था। वस्तुओं की खरीद फरोख्त पे भरोसा नहीं रखते थे, उनके पास जो भी होता था उसको शेयर करने पे भरोसा रखते थे कि ठीक है ये चीज हम इनको दे दें और उनके पास है तो उनसे हम ले लें। ठीक है, सो दस दे यूज्ड टू एक्सचेंज गिफ्ट्स अमंग देम। जब यूरोपियंस भी आएंगे तो यूरोपियंस को भी इसी तरह से ट्रीट करेंगे। अब यूरोपियंस थे तो इंसान ही, तो भले अपीयरेंस में, फिजिकल अपीयरेंस में, अटायर में थोड़ा सा डिफरेंस था इनके बीच में, लेकिन फिर भी यूरोपियंस को इन्होंने कितने सारे गिफ्ट्स दिए, है ना। बदले में यूरोपियंस लालची लोग कुछ नहीं देते थे इनको, मतलब देते थे लेकिन उतना ही देते थे जितने में उनका मतलब लगेगा कि हाँ हमको सफिशिएंट मिल गया, अब हम इससे फायदा पर्याप्त कमा लेंगे। उसी रेशियो में वो इन ट्राइबल्स को थोड़ा बहुत कुछ दे देते थे। ठीक है, ताकि इनको भी मिलता रहे। अब कुछ नहीं दोगे तो फिर उनको भी लगेगा ना कि भाई हमको तो कुछ मिल ही नहीं। लैंग्वेज, अब लैंग्वेज डिस्टिंक्ट होती थी, कई बार बहुत सारे ट्राइबल्स के बीच में डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस होती थी, सो दे यूज नंबर ऑफ लैंग्वेजेस। ठीक है, हालांकि इन लैंग्वेजेस के प्रॉपर अकाउंट हमारे पास नहीं है। ठीक है, इफ यू विल आस्क कि प्रॉपर लैंग्वेज का नाम बताइए, सो दैट इज नॉट इजी टू टेल यू कि व्हाट टाइप ऑफ लैंग्वेज ऑल द स्पीसीज वर यूजिंग इन विच दे वर कम्युनिकेटिंग, मतलब जिनमें वो कम्युनिकेट करते थे, एक दूसरे से बात करते थे। तो ये थोड़ा सा सारा का सारा बताना मुश्किल है। क्लॉथ्स, वस्त्र वगैरह, स्किल्ड क्राफ्ट्समैन थे, है ना। आपने देखा ना वो जब चैप्टर शुरू हुआ था तो आपको एक बेल्ट मैंने दिखाई थी, कैसी बेल्ट, वो एक कलरफुल टाइप की बेल्ट जो है वो ये बनाई थी इन्होंने। ठीक है, सो दे न्यू द आर्ट ऑफ वीविंग बेस्ट क्वालिटी ऑफ क्लॉथ्स। बहुत अच्छे से वीविंग की टेक्निक जानते थे यार, मतलब मैंने आपको दिखाया था थोड़ा सा बना के इस तरीके से, है ना। एक फैब्रिक को बढ़िया से वीव करते थे, है ना, और इस तरीके से रेशा रेशा फिर निकला रहता था ना, और बीच में उसमें बहुत कलरफुल स्टोन्स वगैरह जो होते थे वो स्टड रहते थे, और उसको ये लोग अक्सर जो है वो फ्रेंडशिप के तौर पर या इस तरीके से दिया करते थे, यूरोपियंस वगैरह को भी दिया करते थे। ठीक है, इसमें बहुत अलग अलग तरीके के आपके स्टोन्स लगे होते थे ऐसे करके। तो ये मैंने आपको दिखाया था, और ये आपका जो यही चैप्टर है, इस चैप्टर की शुरुआत में भी इस तरीके की आपको एक बेल्ट देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो इसमें ये डिफरेंट टाइप के इस तरीके से आपको, आप देखोगे आपको ऐसे ऐसे कुछ स्टोन्स मिलेंगे। ठीक है, स्टोन्स इस तरीके से लगे हुए होते थे इस बेल्ट में। जस्ट वांटेड टू शो यू। तो इट वॉज सो ब्यूटिफुल, बहुत सुंदर दिखता था ये, ऐसा दिखता था ये, है ना। ये तो एक है, मतलब ऐसा बहुत सारे और ऐसे स्टोन्स उसमें लगे रहते थे, और ये काफ़ी सुंदर दिखता था, काफ़ी ब्यूटीफुल दिखता था। ठीक है, सो इट वाज लाइक दैट। वापस आ जाते हैं अपने, तो ये इस तरीके के बेल्ट्स को वीव करना उनको बहुत अच्छे से आता था ना, तो आर्ट ऑफ वीविंग जो है वो उनको पता होती थी, और ये चीज़ शो करती है कि ये काफ़ी अच्छे क्राफ्ट्समैन थे, काफ़ी अच्छी स्किल्स आती थी इनको, है ना। कपड़ा वपड़ा बनाने की कलाएं बहुत अच्छे से आती थी, है ना। बस वो उन चीज़ों को कभी भी कमर्शियलाइज नहीं करना चाहते थे। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा, हाउ वुड यू इंटरप्रेट द एक्सपेंशन ऑफ द यूएसए। आप यूएसए के, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के विस्तार को कैसे इंटरप्रेट करेंगे। ठीक है, ऑल्सो डिस्कस द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इन द यूएसए। तो देखो ऐसा है, एक्सपेंशन ऑफ यूएसए की बात करूं मैं 18th सेंचुरी के एंड की तरफ बात करेंगे, लास्ट हाफ की बात करेंगे, तो जो यूरोपियंस यहाँ पर माइग्रेट होकर आए थे, ठीक है, इन यूरोपियंस ने बहुत कम हिस्सा जो है वो आज के अमेरिका और कनाडा का ऑक्यूपाई किया हुआ था। क्लियर है।
सो बहुत कम हिस्सा की बात कर रहा हूं मैं, है ना। जैसे अमेरिकन आएंगे तो मान लो थोड़ी देर के लिए हम नॉर्थ अमेरिका बना दिए, ठीक है, अब एग्जैक्टली नहीं है लेकिन नॉर्थ अमेरिका। तो ये कुछ एरिया में यहाँ पर यूरोपियंस आएंगे इस तरीके से, तो ईस्ट कोस्ट पे छोटे छोटे एरिया, छोटे छोटे सेटलमेंट्स होंगे इनके, ठीक है। सो दे ऑक्यूपाइड ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ लैंड, उसका कुछ हिस्सा जो है, उसका कुछ फ्रैक्शन जो है वो उन्होंने ऑक्यूपाई किया था, ठीक है। बाद में उस समय की ये जो साम्राज्यवादी ताकतें हैं, इंपीरियल पावर्स हैं, ब्रिटिश, फ्रेंच और जर्मन, इन लोगों ने वहां पर 13 कॉलोनीज एस्टेब्लिश करी थी ईस्टर्न कोस्ट पे। देखो ईस्टर्न कोस्ट की बात की मैंने अभी, तो ईस्टर्न कोस्ट पर यहां पर 13 कॉलोनीज बेसिकली एस्टेब्लिश हो गई थी, ठीक है। और ये 13 कॉलोनीज ग्रेजुअली जो है वो आगे बढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। तो इनका ऑब्जेक्टिव क्या था? उनका ऑब्जेक्टिव अब ये रहेगा, पहले तो अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को यहां पर सस्टेन करना एनी हाउ, और अपनी लाइफ को सस्टेन करना, लेकिन ग्रेजुअली जब आपका ब्रिटेन इनके ऊपर थोड़ा सा सब्जुगेट होना शुरू हो जाएगा, तो सब्जुगेट होने के दौरान ये इशू आया कि यार अब हमको इंडिपेंडेंस चाहिए ब्रिटेन से। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन अननेसेसरी हमारे जो राइट्स हैं उनको एनक्रोच कर रहा है ना। सो दे स्टार्टेड fighting with the Britishers, and finally in 1776 the Americans, the settlers, the European settlers, है ना, वो अब अपने आप को अमेरिकन्स कह रहे हैं। So the European settlers, they declared war against the Britain, and in 1776 they got independence, freedom, ठीक है। बाद में 1783 में इनको क्या है, फाइनल आज़ादी मिल जाएगी और डिक्लेरेशन साइन हो जाएगा, ट्रीटी साइन हो जाएगी अमेरिका और ब्रिटेन के बीच में, जिसमें ब्रिटेन जो है इसको इंडिपेंडेंट नेशन के तौर पर, इंडिपेंडेंट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के तौर पर स्थापित कर देगा। लीगली डॉक्यूमेंटेशन साइन हो गया, क्लियर है। नाउ द यूएसए टुक लॉन्ग टाइम टू रीच द प्रेजेंट बाउंड्रीज। इसके बाद बहुत लंबा समय लगेगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को आज की वर्तमान बाउंड्रीज में पहुंचने पर, क्लियर है। इसके बाद विस्तार, यहां पर हमने एक्सपेंशन ऑफ यूएसए की बात की है, तो अब यहां से विस्तार शुरू होता है, एक्सपेंशन की एक्टिविटी शुरू होती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। द एक्टिविटीज ऑफ एक्सपेंशन वर स्टार्टेड फ्रॉम हियर अराउंड। फर्स्ट द अमेरिकन्स गॉट इंडिपेंडेंस, ये क्लियर है। अब ये पूरी कहानी जो है नॉर्थ अमेरिका वाले वीडियो पे बनी हुई है, नॉर्थ अमेरिका वाला जो वीडियो मैंने बनाया है उसमें पूरी कहानी जो है आपकी बनी हुई है एग्जैक्टली, ठीक है। सो द अमेरिका स्टार्टेड एक्सपेंशन टुवर्ड्स द वेस्ट। अब धीरे धीरे अमेरिकन लोगों ने वेस्ट की तरफ, अभी ईस्ट की तरफ अब कितना जाओगे, ठीक है। ईस्टर्न कोस्ट तो आपने ऑक्यूपाई कर ही लिया था, तो ईस्टर्न कोस्ट से अब धीरे धीरे वेस्ट की तरफ यहाँ पे मुड़ना शुरू करेंगे, ठीक है, और साउथ की तरफ मूव करना शुरू करेंगे, ठीक है, क्लियर है। सो एक्सपेंशन स्टार्टेड टुवर्ड्स द वेस्ट, और आज की बाउंड्री में पहुंचने के लिए इन्होंने बहुत बड़े लेवल पर पापड़ बेले, मैक्सिको के साथ भी वॉर लड़ा, जो लोकल ट्राइब्स हैं इन लोकल ट्राइब्स के साथ धोखे किए, छल किए तमाम, है ना, उनको परेशान किया, उनको पुश किया ताकि वो डेजर्ट इलाके में जाकर सेटल हो जाएं। तो ये से तमाम सारी जो अनएथिकल चीज़ें हैं वो करी इन्होंने, ठीक है, और नेटिव लोगों को डिस्प्लेस करते गए। और बाय 1892 अमेरिका रीच्ड इट्स प्रेजेंट स्ट्रेंथ। तो 1892 में आप देख रहे हैं, यानी 19वीं शताब्दी जो है आपकी वो लगभग खत्म होने को आई और 20वीं शताब्दी शुरू हो जाएगी। तो 19वीं शताब्दी के अंत में लगभग अमेरिकन आज के प्रेजेंट जो स्ट्रेंथ है, जो प्रेजेंट एक्सपांशन है, वहां पे पहुंचेंगे, क्लियर है। फिर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट की बात हो रही थी, तो यूरोपियंस ने धीरे धीरे क्या किया, पहले तो आकर सेटल हुए, और अभी आपने पूरी कहानी देखी ली कि सेटलमेंट के बाद में फिर कितने पापड़ बेलने पड़े इन्हें। सेटलमेंट के बाद में फिर उन्होंने ये किया कि शुरू में तो ट्रेड एक्टिविटी चलती रही, लेकिन बाद में यहाँ के जो नेटिव लोग हैं, इन नेटिव लोगों से इन्होंने ज़मीनें खरीदनी शुरू की। ये जो नेटिव लोग हैं, इन लोगों से सस्ते दामों पर ज़मीनें खरीदनी शुरू की, और बड़ी जो लैंड होल्डिंग्स थी, लार्ज साइज की जो लैंड होल्डिंग्स थी, इनको परचेज करना शुरू किया। दे क्लियर्ड फॉरेस्ट, जंगलों को साफ करना शुरू किया, ठीक है। परचेस करने के साथ साथ में जंगलों को साफ करना शुरू किया बड़े पैमाने पर। जंगलों को साफ करने के साथ साथ उन जमीनों को जो जंगल की थी, इनको फार्म में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, बड़े फार्म्स में ट्रांसफॉर्म कर दिया, कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। बड़े फार्म्स में कन्वर्ट करने से ये हुआ कि अब आप ज़्यादा एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ कर सकेंगे, क्लियर है। और वहाँ पर बहुत सारी ऐसी क्रॉप्स प्रोड्यूस की जो
इंग्लैंड वगैरह में नहीं होती थी, जिसको एक्सपोर्ट किया जा सकता था, जैसे राइस हो गया, कॉटन हो गया, जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी आपके इंग्लैंड में, ठीक है। सो इन फसलों को इंग्लैंड और बाकी यूरोपियन मार्केट में बेचकर बड़े पैमाने पर मुनाफा कमाया जा सकता था, या कमाया जा रहा था, या कमाने के लिए ही ऐसा कर रहे थे। क्लियर है? यही नहीं, इन फार्म्स में जो क्रॉप्स उग रही थी, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए बड़े पैमाने पर हंटिंग एक्टिविटीज भी हुई, वहां पर बड़े पैमाने पर शिकार की गतिविधियां भी हुई, ठीक है। और ये शिकार सिर्फ इसलिए क्योंकि वो फसलों को खराब कर देते तो जानवर आके, ठीक है। और बाद में फिर बार्ब्ड वायर का इन्वेंशन हो गया। जब बार्ब्ड वायर बन गई तो ये हंटिंग की एक्टिविटी लगभग कम होगी, क्योंकि फिर हंट करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। बार्ब्ड वायर, वो कटीली तारें स्टील की आपने देखी होंगी, है ना, उन तारों को लगा दिया जाता था चारों तरफ। जानवर इसमें आते थे और ऑटोमेटिकली वो इंजर्ड हो जाते थे कई बार, तो कई बार ये खुद भी उनके लिए बेनिफिशियल हो जाता था, मतलब इन जो यूरोपियन सेटलर है इनके लिए बेनिफिशियल हो जाता था, ठीक है। तो ये चीज उनको प्रोटेक्ट करेगी, है ना, इनकी क्रॉप्स को और इनके इंटरेस्ट्स को। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, व्हाट डू यू नो अबाउट द स्लेवरी सिस्टम इन यूएसए? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जो दासता है, जो दास प्रथा है, जो स्लेवरी है, उसके बारे में आपको बात करनी है, और ये कैसे एबॉलिश की गई। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बात कर लो, या फिर पूरे नॉर्थ अमेरिका की बात कर लो, या फिर आप पूरे अमेरिकन कॉन्टिनेंट की बात कर लो, ठीक है। तो जब आप अमेरिकन पूरे कॉन्टिनेंट की भी बात करोगे ना, तो वहां पर गुलामी जो है वो बड़ी डीप रूटेड है। स्लेवरी जो है दैट वाज डीप रूटेड, बड़े गहराई तक स्लेवरी जो है वो अंदर तक जड़ें अपनी जमा के रखी हुई है। तो पूरा जो हमारा अमेरिका है, चाहे हम नॉर्थ की बात करें, चाहे हम सेंट्रल अमेरिका की बात करें, चाहे हम साउथ अमेरिका की बात करें, आपने इसके पहले यानी 9th चैप्टर जो देखा था, तो 9th चैप्टर में भी आपने बहुत कुछ स्लेवरी के बारे में जो है वो पढ़ा था, डिस्कशन किया था। स्लेव ट्रेड, ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड को मैंने बहुत अच्छे से डिपिक्ट किया था, आपको बताया था, दिखाया था वहां पे कि कैसे होता था, ठीक है। अब यहां पर उसी प्रश्न को पूछा है, थोड़ा सा रिफ्रेश कर रहा है आपके मेमोरीज को, ठीक है। तो चलो, आपको स्लेवरी सिस्टम के बारे में क्या पता है और कब ये एबॉलिश हुई? देखो, अब होता ये था कि देखो, अमेरिका का जो पूरा आपका एरिया है, उसमें आप देखोगे नॉर्थ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, सदर्न अमेरिका। तो जो सदर्न अमेरिका का हिस्सा है, सदर्न अमेरिका का हिस्सा बेसिकली थोड़ा सा कंपैरेटिवली वार्म है, ठीक है। इवन नॉर्थ अमेरिका की भी बात करोगे तो थोड़ा सा वहां पे जो कॉलोनीज डेवलप हुई थी, इन कॉलोनीज के इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में भी डिफरेंस था। कुछ कॉलोनीज ऐसी थी जहां पर कमर्शियल एक्टिविटीज़ कह दूँ मैं, इंडस्ट्रीज़ कह दूँ मैं, फैक्ट्रीज़ कह दूँ मैं, ज़्यादा डेवलप थी, ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड थी। कुछ एक एरियाज़ ऐसे थे जहाँ पर प्लांटेशंस की एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती थी, ठीक है। तो यहाँ पर वही बात कर रहा है कि सदर्न रीजन जो था वो काफ़ी गर्म था, और यहाँ पे काम करने के लिए जो यूरोपियंस थे उनको बाहर आउटडोर में काम करना पड़ता था। आप खेत, तो ज़मीन घर के बाहर ही रहेगी ना, खेत में काम करना है तो आउटडोर में काम करना पड़ेगा, खेत तो घर के अंदर लेके आओगे नहीं, है ना। तो जब आपको आउटडोर में काम करना होगा तो आप ऐसे कंडीशन पे, बहुत हॉट कंडीशंस पे, आसान नहीं होगा आपके लिए कि आप लंबे आवर्स में काम कर सकें। वैसे भी आप जिन क्लाइमेटिक कंडीशन से आए हैं वो क्लाइमेटिक कंडीशंस आपको अलाउ नहीं करती हैं कि आप सनी डेज में थोड़ा सा हार्ड वर्क इस तरह से कर सकें। क्लियर है? तो अब उनका मुख्य उद्देश्य ये था कि हम अपनी जगह पर कुछ लोगों को काम में लगा दें जो हमारे काम को प्रॉपर यहां पर कर सकें, ठीक है। तो यहां पर काम करने वाले जो लोग हैं, वर्कर्स जो हैं, उनको उन्होंने गुलाम की तरह इंस्लेव करना शुरू किया। लेकिन साउथ अमेरिका में शुरुआत ये हुई कि जब बड़े लेवल पर वर्कर्स को इंस्लेव किया जाने लगा, तो या तो उनकी मृत्यु होने लग गई हार्श कंडीशंस में काम करके, क्योंकि वो ट्राइबल्स लोग अभी तक इस तरीके से इतने मेहनत वाले काम करते नहीं थे, ठीक है। मतलब वो काम करते थे लेकिन वो इस तरीके से काम नहीं करते थे, इनह्यूमन तरीके से काम नहीं करते थे, है ना। वो अपने कंफर्ट के हिसाब से काम करते थे। लेकिन अब उनको मतलब प्लांटेशंस में ऐसे लेवल पर काम किया जाता, करवाया जाता था, भोजन भी बहुत कम मात्रा में दिया जाता था, तो ऐसी कंडीशन में बड़े पैमाने पर उनकी मृत्यु होनी शुरू हो गई। क्लियर है? तो यहां से स्लेव ट्रेड की नींव पड़ती है। बड़े पैमाने पर अफ्रीका से जो गुलाम थे इनको मंगाया जाने लगा, ठीक है। सो बड़े पैमाने पर जो प्लांटेशन ओनर्स थे, इन्होंने अफ्रीका से गुलामों को खरीदना शुरू किया। क्लियर है? और इसको लेके बड़े पैमाने पर
प्रोटेस्ट भी होगा। अच्छा, ये तो आपके साउथ अमेरिका की कहानी हो गई। अमेरिका की भी बात अब यहाँ पे करोगे जब, तो अमेरिका में भी सिचुएशन ये होगी, जैसा मैंने कहा यहाँ पे जो 13 कॉलोनीज अभी आपने जो पढ़ा, तो ये जो 13 कॉलोनीज डेवलप हुई थी, इन 13 कॉलोनीज में भी सिचुएशन ये रहेगी कि नॉर्थ, साउथ और मिडिल की जो कॉलोनीज हैं, है ना, इन 13 कॉलोनीज में जो नॉर्थ, साउथ और मिडिल की कॉलोनीज हैं, यहाँ पर अलग अलग तरीके से इकोनॉमिक एक्टिविटी चलती थी। तो यहाँ पे भी बड़े पैमाने पर प्लांटेशंस एक्टिविटीज थी, फार्म्स थे, जहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जो लोग थे वो चाहते थे कि ये जो स्लेव हैं वो अफ्रीका से आएँ और यहाँ पर बड़े पैमाने पर काम करें और हमारा प्रॉफिट होता रहे। जबकि फैक्ट्री के जो लोग थे वो चाहते थे कि यार ये स्लेव यहाँ पर से फ्री हों ताकि यही लोग हमारे यहाँ पे काम करें। बड़े पैमाने पर वर्क फोर्स की रिक्वायरमेंट तो थी सही, अब अमेरिका में इंडस्ट्रियलाइजेशन भी तेज़ी से हो रहा था, ठीक है। तो अब ऐसे कंडीशन में अमेरिका में बड़े पैमाने पर, चाहे नॉर्थ अमेरिका हो चाहे सदर्न अमेरिका हो, उस हिस्से में आपको स्लेव्स की रिक्वायरमेंट होगी। और एट द सेम टाइम जिन लोगों को वर्कर चाहिए, लेबर चाहिए वो, और जिनको स्लेव चाहिए वो, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा और एंटी स्लेवरी ग्रुप्स अराइज होंगे, ठीक है। तो एंटी स्लेवरी ग्रुप जो हैं, जो गुलामी नहीं करवाना चाहते, जो गुलामी को ख़त्म करना चाहेंगे, वो लोग स्लेव ट्रेड को लेकर कैंपेन्स चलाएंगे, ठीक है, कैंपेनिंग करेंगे कि स्लेव ट्रेड बंद होना चाहिए। बट द अफ्रीकन्स हु लिव्ड इन द यूएसए रिमेन्ड स्लेव, लेकिन अमेरिका में रहने वाले जितने भी अफ्रीकन्स थे उनको स्लेवरी से मुक्त कराना आसान नहीं था, ठीक है, क्योंकि बहुत डीप रूटेड थी और इन फार्मर्स को रिक्वायरमेंट थी, तो वो तो जीने मरने वाली स्थिति पे थे कि भाई स्लेव कैसे लेके जा सकते हो हमसे, ठीक है। यहाँ पे वही स्थिति क्रिएट होने वाली है जो अभी हमने डिस्कस किया। तो नॉर्थ और साउथ की जब आप इकोनॉमी का कंपैरिजन करेंगे, ठीक है, तो वहाँ पे आप देखोगे क्या होगा, नॉर्थ की जो इकोनॉमी थी दैट वाज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द साउथ, दक्षिण की इकोनॉमी से कंप्लीटली डिफरेंट थी, ठीक है ना। और यहाँ पे सिचुएशन ये हुई कि जो अमेरिका के नॉर्दर्न स्टेट्स थे, नॉर्दर्न स्टेट्स ऑफ अमेरिका, है ना, इन्होंने स्लेवरी के अगेंस्ट में अपनी आवाज़ उठानी शुरू कर दी। उस समय जो स्लेवरी की प्रैक्टिस थी उसके अगेंस्ट में आवाज़ उठानी शुरू कर दी। लेकिन जो सदर्न स्टेट्स थे दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन अबॉलिशिंग इट, ठीक है। वो चाहते थे कि, अब जैसा मैंने अभी कहा ना कि यहाँ पर सेम सिचुएशन विद इन अमेरिका में भी है, ठीक है। जिस तरीके से आप साउथ अमेरिका में देख रहे थे, साउथ अमेरिका की सिचुएशन तो समझ में आएगी आपको, ठीक है। तो नॉर्थ अमेरिका में विद इन आपकी जो 13 कॉलोनीज हैं, ये 13 कॉलोनीज जो हमने बात करी, 13 कॉलोनीज में भी आप देखोगे क्या सिचुएशन है। कुछ कॉलोनीज हैं, नॉर्थ की कॉलोनीज जो हैं दे वो बेसिकली इंडस्ट्रीज और इंडस्ट्रियल, ठीक है। सदर्न कॉलोनीज दे वर बेसिक, देयर इकोनॉमी वाज बेसिकली बेस्ड ऑन प्लांटेशंस। तो यहां पे वही सिचुएशन क्रिएट हो जा रही है कि जो साउथ के स्टेट्स हैं, ये साउथ के स्टेट अब इस स्लेवरी को एबॉलिश करने के विपक्ष में, ये चाहते हैं कि भाई स्लेवरी एबॉलिश नहीं हो, क्योंकि स्लेवरी एबॉलिश अगर हो जाएगी तो हमारा बड़े पैमाने पर नुकसान हो जाएगा। भाई हमारे प्लांटेशंस में, हमारे फार्म्स में काम कौन करेगा आके? जो स्लेवरी एबॉलिश कर रहे हैं वो लोग काम करेंगे क्या आके? नहीं करेंगे, ठीक है। जिसकी वजह से युद्ध की स्थिति क्रिएट हो गई, नॉर्थ और साउथ के स्टेट्स के बीच में युद्ध की स्थिति क्रिएट हो गई, वॉर होना शुरू हो गया, और ये वॉर 4 सालों तक चलती रहेगी इनके बीच में। ये वॉर जो है इनके बीच में 4 सालों तक चलती रही, 1861 से 1865। 1861 से 1865 के बीच में जो युद्ध हुआ, इस युद्ध में फाइनली जो नॉर्थ के स्टेट्स हैं, नॉर्दर्न स्टेट्स, दे इमर्ज विक्टोरियस, ये जीत कर उभर कर आएंगे। और चूंकि इनकी जो परिकल्पना है, इनकी जो संकल्पना है, इनका जो कॉन्सेप्ट है वो स्लेवरी को एबॉलिश करने के ऊपर बेस्ड है, गुलामी को ये नहीं चाहते हैं, ठीक है। इसलिए जैसे ही नॉर्थ के लोग जीतेंगे तो होगा क्या, इंस्टीट्यूशन ऑफ स्लेवरी वाज फाइनली एबॉलिश्ड, यानी जो गुलामी की जो संस्था है, संस्था का मतलब यहां पर कोई औपचारिक एक भौतिक संस्था से नहीं, संस्था प्रैक्टिस को भी हम कह सकते हैं। सो इंस्टीट्यूशनलाइजेशन जो था उसका स्लेवरी का, दैट वाज अपरूटेड, दैट वाज एबॉलिश्ड। और आपको पता है कि इसमें आपके एक बहुत महानतम राष्ट्रपति जो है अमेरिका के, उनमें से एक अब्राहम लिंकन, इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण रोल भी प्ले किया था, ठीक है, गुलामी को ख़त्म करने में, ठीक है। क्योंकि अब्राहम लिंकन खुद नहीं चाहते थे कि गुलामी हो, यानी कि गुलामी जैसी प्रथा चलनी चाहिए, ऐसा अब्राहम लिंकन का मानना नहीं था, या आप कह दें कि गुलामी नहीं चलनी चाहिए, ऐसा अब्राहम लिंकन का मानना था। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, व्हाट डू यू नो अबाउट विंड ऑफ चेंज इन यूएस एंड कनाडा?
तो अमेरिका और कनाडा में जो परिवर्तन की लहर चल रही है उसके बारे में आपको यहाँ पे बात करनी है, ठीक है। सो टिल 1920s द पोजीशन ऑफ द नेटिव पीपल ऑफ द यूएसए एंड कनाडा डिड नॉट इंप्रूव। 1920 तक देखो, 20वीं शताब्दी के फर्स्ट हाफ तक नेटिव लोगों की जो कंडीशन है आपके अमेरिका और कनाडा में वो सुधरी नहीं, ठीक है। और 1920 में वहां पर एक पर्सन है जिनका नाम है लुइस मैनन, उन्होंने एक सर्वे कंडक्ट करवाया, एक सर्वेक्षण करवाया, ठीक है। और इस सर्वेक्षण में जो नेटिव लोग हैं, इन नेटिव लोगों की, है ना, बड़ी खतरनाक पिक्चर निकल कर आई, बहुत एक जो भयावह दृश्य है वो निकल के आया। और इस तरीके से परिवर्तन की बयार, परिवर्तन की हवा चलनी शुरू हुई। द विंड ऑफ चेंज स्टार्टेड इन अमेरिका एंड कनाडा, ठीक है। सो द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द विंड्स ऑफ चेंज, उनको हम देख लेते हैं, कौन कौन से ऐसे कारक थे जिन्होंने परिवर्तन को शुरू किया, उत्तरदायी थे जो परिवर्तन के लिए। तो सबसे पहला था इंडियन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1934। 1934 में 1934 में एक अधिनियम पारित किया गया जिसका नाम रखा गया इंडियन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। इंडियन शब्द का मतलब यहां पर नेटिव ट्राइब से है, जो नेटिव अमेरिकन है इनसे है, ठीक है। सो दिस एक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड, और इसके तहत क्या था, द नेटिव्स लिविंग इन रिजर्व्स वर गिवन राइट टू बाय लैंड एंड टेक लोन्स। इसके तहत ऐसे लोग जो यहाँ के रहवासी हैं, नेटिव लोग हैं, यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, ये लोग क्या कर सकते हैं, जिन क्षेत्रों में रहते हैं जो आरक्षित क्षेत्र हैं, ठीक है, जिन क्षेत्रों पर इनको रखा गया है, जो इनके रिजर्व एरियाज हैं, इन एरियाज में दे कैन परचेज प्रॉपर्टीज, जमीन खरीद सकते हैं और ऋण ले सकते हैं, लोन जो है वो ले सकते हैं, ठीक है। इंडीड इट वाज अ लैंडमार्क स्टेप, और ये बहुत बड़ा एक लैंडमार्क स्टेप रहा इतिहास में, ठीक है। चलो कब से अगर आप बात करें तो 1934 से ये एक बड़ा कदम रहा, क्लियर है। उसके बाद फिर डिक्लेरेशन ऑफ इंडियन राइट्स। सो डिक्लेरेशन ऑफ इंडियन राइट्स जो 1954 में, हालांकि इंप्लीमेंटेशन कोई बहुत बड़े लेवल पर नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी कम से कम अधिनियम बना के कुछ आशा की किरण तो दिखाई जा रही है ना, लॉलीपॉप तो दूर से खिलाया ही जा रहा है, क्लियर है। एक्चुअल कंडीशन तो अभी बहुत ज्यादा इंप्रूव नहीं हुई। बिटवीन 1950 टू 1960, 1950 से 1960 के बीच में अमेरिका और कनाडा की जो गवर्नमेंट है, इन्होंने उन स्पेशल प्रोविजंस को कैंसिल करने का विचार किया जो स्पेशल प्रोविजंस इन लोगों को नेटिव को मिला हुआ था। उसका रीजन ये था कि इनको लगा कि नेटिव लोगों को अगर हम स्पेशल प्रोविजंस हटाते हैं तो उससे क्या होगा कि ये लोग क्या करेंगे, ये मेन स्ट्रीम से कनेक्ट होना शुरू हो जाएंगे, हमारी मुख्य धारा से जुड़ने की शुरुआत करेंगे, और जो हमारा वेस्टर्न कल्चर है उस वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट करने की कोशिश करेंगे, क्लियर है। और ऐसा हुआ नहीं, जैसा वो सोच रहे थे ऐसा हुआ नहीं, ठीक है। तो 1954 में फाइनली क्या हुआ, एक डॉक्यूमेंट आया जिसका नाम था डिक्लेरेशन ऑफ इंडियन राइट्स। तो डिक्लेरेशन ऑफ इंडियन राइट्स 1954 में आया, और ये क्या कहेगा, ये अमेरिका में सिटीजनशिप को लेके जो है वो प्रावधान को स्थापित करेगा, और इस तरीके से ऐसे लोग अमेरिका के सिटीजनशिप एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है, जो ट्राइबल में आते हैं। ध्यान रखिएगा, जो ट्राइबल लोग हैं दे कैन एक्सेप्ट द सिटीजनशिप ऑफ अमेरिका ऑन द टर्म्स दैट देयर रिजर्व्स विल नॉट बी टेकन बैक, ठीक है, एंड देयर विल बी नो इंटरफेरेंस इन ट्रेडिशन। लेकिन सिटीजनशिप इन ट्राइबल्स ने कहा कि हम तभी लेंगे, हम तभी इस सिटीजनशिप को एक्सेप्ट करेंगे जब हमारी परंपराओं से कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, कोई इंटरफेरेंस नहीं किया जाएगा, और जो जमीनें, जो रिजर्व्स हमसे ले लिए गए हैं, ठीक है, जो हमें लिए हैं वो हमसे वापस नहीं कभी लिए जाएंगे, जो हमने खरीद लिए हैं, जो रिजर्व एरियाज में जिनमें हम रह रहे हैं, कम से कम जो जहां पर हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा एक एंसेस्ट्रल एरिया हो गया है, जहां पर हम बहुत दिनों से रह रहे हैं, कुल मिला के उसको वापस नहीं लिया जाएगा कभी। यानी जो आपका लैंड से रिलेटेड, जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड इंडियन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था उसकी बात कर रहे थे, क्लियर है। 1969 में गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि कनाडा में एबोरिजिनल्स के राइट्स को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा, ठीक है, और नेटिव लोग जो हैं इन्होंने इसको सपोर्ट दिया, ठीक है। इसको सपोर्ट दिया का मतलब है यहां पर एक कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन क्रिएट हो गई, कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन, एक विरोध की सिचुएशन क्रिएट हो गई कि भाई एबोरिजिनल्स के, यानी जो
वास्तविक रहवासी हैं उनके कोई भी अधिकार नहीं है। तो अब ऐसे में टसल क्रिएट हो गया जो वहाँ पर रह रहे थे उनके बीच में, जो अब सेटलर्स थे उनके बीच में और गवर्नमेंट के बीच में, और जो अबॉरिजिन्स थे जो पहले के नेटिव्स थे उनके बीच में। तो इस तरीके से ये जो नेटिव लोग हैं, इन नेटिव लोगों ने ऑपोजिशन या विरोध करना शुरू किया बाय होल्डिंग डिबेट्स, अ सीरीज ऑफ डेमोन्स्ट्रेशंस। क्लियर है? बड़े पैमाने पर डिबेट शुरू हुई, बड़े पैमाने पर प्रदर्शन होने शुरू हुए, डेमोन्स्ट्रेशन होने शुरू हुए, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और फिर 1982 के संविधान के बाद, बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट ऑफ 1982, यहां पर वापस से एक्सेप्टेंस दिया गया एबॉरिजिनल्स के राइट को, ठीक है, और ट्रीटी साइन की गई। क्लियर है? तो अबाउट द राइट्स ऑफ द नेटिव्स, यानी जो नेटिव लोग हैं उनके अधिकारों को लेकर काफी सरकार यहां पर अब संधियां करेगी और उनको कुछ अधिकार देगी, ध्यान रखिएगा। क्लियर है? चलो तो ये चीज क्लियर हो गई होपफुली। आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, राइट अ डिस्क्रिप्शन अबाउट द विंड्स ऑफ चेंज इन ऑस्ट्रेलिया। अभी तक अमेरिका में बात हो रही थी, अब ऑस्ट्रेलिया में आपको परिवर्तन की जो हवा है उसके बारे में बात करनी, ठीक है। तो यहां पे बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं। सबसे पहले फैक्टर की बात अगर मैं करूं तो ऑस्ट्रेलियंस को लेकर जो यूरोपियंस थे बड़े पैमाने पर जो है वो हॉस्टाइल थे, या उनके प्रति आप कहें एनिमिटी थी, शत्रुता की भावना रख रहे थे। और बड़े लंबे समय के दौरान जब से जेम्स कुक और बाकी सेटलर्स आके बसे, जेम्स कुक ने खोज की और बाकी सेटलर्स आके बसे, तब से लेके कुछ भी काम यहां पर नहीं हुआ था जिससे ऑस्ट्रेलियंस या नेटिव जो लोग हैं उनकी कंडीशंस को इंप्रूव किया जा सके। तो 1968 में, बहुत बाद देख रहे हो, 1968 रिसेंटली अभी बात चल रही है, 1968 में WH स्टैनर जो हैं ये एक बुक पब्लिश करेंगे जो कुछ लेक्चर्स के ऊपर होगी, जिस बुक का नाम रखा गया द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन साइलेंस। और द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन साइलेंस जो है ये किताब थी जिसने इनकरेज किया यूरोपियंस को कि वो लोग क्या करें, इतिहास को रिविजिट करें, हिस्ट्री को रिविजिट करें, और इस रिविजिट में वो उन पहलुओं को देखें जिन पहलुओं को एक्चुअल में छोड़ दिया गया। क्यों हिस्टोरियंस साइलेंट हैं, क्यों हिस्टोरियंस चुप हैं उस मुद्दे पर जो मुद्दा नेटिव ऑस्ट्रेलियन से रिलेटेड है, जो एबॉरिजिनल से रिलेटेड है। तो इस तरीके से अब उन लोगों को या उन लोगों को अधिकार दिलाने के लिए ये WH स्टैनर की एक पहल हो गई। क्लियर है? और यहां से यूरोपियन जो हिस्टोरियंस हैं उन्होंने नेटिव लोगों की जड़ों और उनके इतिहास को समझने के लिए प्रयास करने शुरू किए। बाद में एक बहुत अच्छी और किताब लिखी गई, व्हाई वर नॉट वी टोल्ड, हमें क्यों नहीं बताया गया, ठीक है, हमें क्यों नहीं बताया गया। तो हेनरी रेनल्ड्स हैं जिन्होंने इस बुक को लिखा, और इस किताब में उन्होंने चैलेंज किया हिस्टोरियंस को कि क्यों इतिहास जो शुरू होता है आपके ऑस्ट्रेलिया का, व्हाई द हिस्ट्री ऑफ ऑस्ट्रेलिया बिगन विथ इट्स डिस्कवरी बाय कैप्टन कुक। क्या कैप्टन कुक के पहले ऑस्ट्रेलिया नहीं था? कैप्टन कुक के पहले ऑस्ट्रेलिया था। अब ये कैप्टन कुक आया यहां पे दुष्ट, और वो अब ब्रिटेन को बता रहा है, तो क्या ब्रिटेन के पॉइंट ऑफ व्यू से दुनिया चलेगी? नहीं चलेगी ना। उसके पहले का इतिहास क्यों नहीं बताया जा रहा है, ठीक है। सो ही बिलीव दैट द स्टडी ऑफ नेटिव कल्चर एंड सिविलाइजेशन मस्ट बी एनकरेज। तो इन्होंने कहा कि भाई जो लोकल लोगों का, जो यूरोपियन के बसने के बहुत सालों पहले से यहां पर बसे हुए लोग हैं, इनका जो संस्कृति है, इनका जो सभ्यता है, सिविलाइजेशन है, इसको स्टडी किया जाएगा या इनको प्रमोट किया जाएगा, इनको मेन स्ट्रीम में कनेक्ट किया जाएगा, इनको इनका इतिहास लिखने दिया जाएगा, तो शायद हमें बहुत कुछ और पता चलेगा। क्लियर है? तो इस तरीके से यूरोपियन लोग जो हैं वो अब ऑस्ट्रेलियन, या मैं कहूं जो नेटिव जो एबॉरिजिनल्स हैं, इनके इतिहास को उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखने के लिए प्रेरित होंगे। धीरे धीरे यूनिवर्सिटीज में, विश्वविद्यालयों में अलग से डिपार्टमेंट बनाया गया, सेपरेट डिपार्टमेंट बनाया गया, जिसमें नेटिव लोगों की कल्चर की स्टडी को प्रमोट किया गया। ध्यान रखिएगा। क्लियर है? म्यूजियम्स बनाए गए, गैलरीज बनाई गई जिसमें नेटिव लोगों के आर्टिफैक्ट्स को रखा गया, उनके कल्चर, उनके हिस्ट्री से रिलेटेड चीजों को रखा गया, और इन कदमों की वजह से धीरे धीरे इंप्रूवमेंट्स आना शुरू हुआ। क्लियर है? ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने भी पॉलिसी बनाई मल्टीकल्चरलिज्म की, कि एक कल्चर नहीं, बहुत सारी संस्कृतियां हैं, तो बहुत सारी संस्कृतियां जो हैं वो इन ट्राइबल्स की हैं, क्योंकि जो यूरोपियंस आए उन्होंने ओवर पावर कर लिया है ना। तो हमें अब उसको दुनिया को बताना है कि नहीं, हमारे यहाँ बहुत सारा कल्चर था, यहाँ पे हम तो बहुत बाद में आए, ठीक है। और इस तरीके से इन नेटिव लोगों को भी बराबर का सम्मान, रिस्पेक्ट दिया जाए। बाद में आपके एक ऑस्ट्रेलियन राइटर हैं, ठीक है,
जुडिथ, इन्होंने ये लिखा भी कि भाई उन्होंने मूवमेंट चलाया, ध्यान रखिएगा, बहुत पावरफुल मूवमेंट चलाया था जुडिथ ने। तो जुडिथ का कहना ये था कि देखो ये जो पॉलिसी है ना, जो वाइट और नेटिव्स को सेपरेट रखने की पॉलिसी है, ये आने वाली जनरेशन्स के लिए बहुत नुकसानदायक है। क्लियर है? और इन्होंने बहुत सारी ऐसी कविताएं लिखी, बहुत सारी ऐसी पोएम्स लिखी, बहुत सारे ऐसे मोटिवेशनल बातें करी लोगों से, जो लोगों को इंस्पायर करेंगी और लोगों के मन में जो नेटिव लोग हैं इनके प्रति कंपैशन जो है वो इमर्ज करने, ओरिजिनेट करने में हेल्प करेंगे। ठीक है, धीरे धीरे वो सारे कंसेप्ट्स जो ऑस्ट्रेलिया में, जैसे टेरा नैलियस वगैरह के जो कंसेप्ट बिल्टअप हुए थे, जिसमें ये कंसेप्ट था या जिसमें ये बात थी कि ऑस्ट्रेलिया में जो नेटिव लोग हैं इनको ज़मीन बिलोंग नहीं करते लोग, इनको कोई राइट नहीं मिलना चाहिए, यहाँ पर वो सारे कॉन्सेप्ट्स जो है वो इनवैलिड हुए और बड़े पैमाने पर जो अत्याचार किए गए थे ऑस्ट्रेलियन अबॉरिजिन्स के बच्चों के साथ में, उनके लिए नेशनल सॉरी डे डिस्क्लोज किया गया। तो कुल मिला के बड़े पैमाने पर जब लोकल लोगों ने और बड़े हिस्टोरियंस ने कुछ इनिशिएटिव्स लिए, तो इन इनिशिएटिव्स के चलते ऑस्ट्रेलिया में जो अबॉरिजिन्स हैं, जो नेटिव लोग हैं, उनके एमांसिपेशन, उनके उत्थान, उनके इम्प्रूवमेंट के लिए जो चेंजेस हैं वो स्प्रेड होने शुरू होंगे। इन्हीं को हम विंड ऑफ चेंज इन ऑस्ट्रेलिया कहते हैं। सो दीज वर द लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। आई होप आई ट्राई टू कवर ऑल द एस्पेक्ट्स व्हिच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन आवर वीडियोस, इन आवर टॉपिक्स। ठीक है, सारे वीडियोस जो कि क्लास 11th के हमने बनाए अभी तक, दे ऑल आर अरेंज इन द वेबसाइट में सारे के सारे अरेंज हैं। आप www.magnetbrains.com सर्च करेंगे, इस तरीके का आपको एक पेज दिखेगा आपकी स्क्रीन पर, जिसमें सारे टॉप कोर्सेस, सारे कोर्सेस हैं, क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक आप देख रहे हो, यहाँ पर सारे कोर्सेस अवेलेबल हैं। अब हम क्लास 11 की बात कर रहे हैं, तो क्लास 11 जब आप टच करोगे यू विल गेट द लिस्ट ऑफ द फैकल्टी मेंबर्स। ठीक है, अब जैसे यहाँ क्लास 11th इकोनॉमिक्स लिखा है, वैसे ही आपको क्लास 11th हिस्ट्री मिल जाएगा। आप जस्ट उस पर क्लास 11th हिस्ट्री पे जब क्लिक करेंगे तो यू विल गेट दिस पेज, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि चैप्टर वाइज वीडियोस आर प्रॉपरली अरेंज, जिसमें सिलेबस ओवरव्यू मींस ये तो शुरुआत है, ऐसे सारे टॉपिक्स अरेंज हैं, सेक्शन वाइज, टॉपिक वाइज, सब टॉपिक वाइज सारे वीडियोस जो है प्रॉपरली अरेंज हैं। आप जस्ट पर्टिकुलर टॉपिक वाले वीडियो को जब क्लिक करोगे तो आप देखोगे कि वीडियो इस तरीके से प्ले होना शुरू हो जाएगा। तो देखिए ये हमारे एफर्ट्स हैं आपके लिए, ताकि आप अपने वो जो एफर्ट्स कर रहे हैं, जिसमें आपकी टाइम और आपका जो एनर्जी है वो दोनों वेस्ट हो रहा है, तो वो सेव हो सके, है ना, और आपकी प्रोडक्टिविटी को हम एनहांस कर सकें, है ना। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ करना ये है कि हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स जो है वो करने हैं, चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब करवाना है, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ताकि आपके ही जैसे जो ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स हैं उन तक ये वीडियो पहुँचे और हमारा जो पर्पज़ है वो यहाँ पर फुलफिल हो, है ना। और साथ साथ आपको एक और काम करना है कि आपको मैग्नेट ब्रेन्स से बने रहना है।